हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो आज से भारतीय संविधान का चैप्टर शुरू हो रहा है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, उन सभी को हम लोग समझेंगे और समझेंगे पूरे ट्रिक के साथ कैसे इन्हें याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट काफ़ी मुश्किल होते हैं, इनको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो ट्रिक के साथ हम जानेंगे कैसे इनको याद रखना है और क्या इनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहां अगर पॉलिटी सब्जेक्ट होता है तो इससे रिलेटेड प्रश्न दो संविधान से 3-4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग संविधान के बारे में पहले जानते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहले जब अंग्रेज हमारे देश में आए 1600 में, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आए, लेकिन धीरे धीरे वो भारत में शासन करने लगे और 1765 से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी, मतलब जो राजस्व होता है और दीवानी न्याय के अधिकार है, वो उन्होंने प्राप्त कर लिए। इसके बाद जो है धीरे धीरे पूरे भारत में उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। उसके बाद 1858 का विद्रोह हुआ, जिसमें जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उस विद्रोह के बाद जो है कंपनी के ऊपर जो है ब्रिटिश शासन वो अपना 1858 से अधिकार करने लगा। तो धीरे धीरे मतलब वहीं से, जब से इंग्लैंड के जो भी व्यापारी जो कि व्यापार करने आए थे, तो उसी समय से धीरे धीरे जो संविधान की जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार होने लगी थी भारतीय संविधान की। तो सबसे पहले 1773 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद फिर कई सारे एक्ट पारित किए गए। संविधान से पहले इनको जानना जरूरी है कि क्या प्रोसेस था, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी संविधान को तैयार करने को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, इसके तहत क्या क्या बदलाव हुए। जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्या क्या बदलाव हुए इसके बाद। तो इसमें बदलाव हुआ कि सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर था, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। और इसके द्वारा जो मद्रास, मुंबई, ये बम्बई सब जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मतलब बंगाल का जो गवर्नर था वो सबका प्रमुख हो गया। और जो और सभी प्रेसिडेंसी थे सब अलग अलग थे, लेकिन बंगाल सबका जो मुंबई, जो बम्बई कहा जाता था तभी, और मद्रास का वो हेड हो गया। उसके बाद इसमें कोलकाता में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ कि कोलकाता में 1774 में एक जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस एक्ट के तहत किया गया था किसका स्थापना। तो 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सबसे पहला भारत का उच्चतम न्यायालय था उसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में। उसके बाद इसके तहत कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जो वो व्यापार के संदर्भ में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए घूस के रूप में कुछ उपहार वगैरह दिया करते थे, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो मतलब ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। जो कंपनी अपनी शक्ति बढ़ा रही थी उसकी शक्ति को कम कर दिया गया इस एक्ट के तहत। तो कम करने का कोशिश किया गया, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ के इसके शक्ति को जो है कम किया गया। तो अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट था वो पिट्स इंडिया एक्ट था। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये लागू हुआ। 1784 में ये पारित हुआ।
इसमें बदलाव क्या क्या हुए, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है, ये पूछा जाता है कि क्या बदलाव हुए इसके बाद, या फिर जो बदलाव हुए वो किस एक्ट के आने के बाद हुए। तो इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए अलग नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग। तो भारत की कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे बढ़ता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बदलाव हुआ कि जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, कंपनी का शासन जो था वो धीरे धीरे कम हो गया और उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होने लगा। तो एक तरह से जब इस दोनों अधिकारों को, दोनों कार्यों को अलग किया गया, राजनीतिक और वाणिज्यिक, तो एक द्वैध शासन की नींव वहाँ पड़ गई, ऐसा माना जाता है। उसके बाद कौन सा अधिनियम आया और उसके तहत क्या बदलाव हुए? उसके बाद आया 1833 का अधिनियम। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या हुआ, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब वो बंगाल का जो गवर्नर था वो पूरा हेड हो गया पूरे भारत का। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है इसे चेंज किया गया। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि 1833 के अधिनियम के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल, मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम में, उसे ही भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस दोनों का आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्या हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिश सत्ता का नियंत्रण हुआ तो भारतीय जो जनमानस थी उसकी आवाज़ भी सुनी जाने लगी। और उसके तहत जो भारतीय जो सिविल सेवा जो नियुक्ति होती थी, जिसमें पहले सिर्फ अंग्रेज लोगों को भर्ती लिया जाता था, तो वो इंडियंस के लिए भी खोल दिया गया, भारतीय नागरिकों के लिए खोल दिया गया। तो ये हुआ 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिविल सेवा की जो परीक्षा होती है उसमें उससे संबंधित ये एक्ट है, तो उससे इसे प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना होती है। और इसके तहत एक जो समिति बनाई जाती है, कोई भी एक्ट पारित होता है तो उसके बाद एक समिति बनाई गई, लॉर्ड मैकाले समिति, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। तो इस समिति को नियुक्त किया गया 1854 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जैसे जैसे नियंत्रण बढ़ता जा रहा था, फिर 1857 में जब सैनिक विद्रोह हुआ और ब्रिटिश सत्ता को ऐसा लगा कि अगर अब हम अपने हाथों में शक्ति नहीं लेंगे तो जो भी हमारा राज है भारत से वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ की जनता जो है ब्रिटिश के जो शासन से त्रस्त हो चुकी है। तो 1858 में जब विद्रोह शांत करा दिया गया, तो 1858 में एक भारत शासन अधिनियम जो है वो पारित किया गया, जिससे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे कहा जाता है। तो ये भारत शासन अधिनियम के तहत जो भी सत्ता थी, भारत का जो पूरा शासन का पूरा नियंत्रण जो है वो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ख़त्म कर दिया गया। और गवर्नर जनरल, जो कि 1833 के अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, उसको हटाकर भारत का वायसराय पद नाम रखा गया। और जो प्रथम वायसराय बने वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड कैनिंग। ये काफ़ी बार पूछा गया, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, हज़ारों बार पूछा गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत की सत्ता चली गई और ईस्ट इंडिया की कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया।
और जो भी अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट उसको समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी गई और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का भी सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश जो है संसद के प्रति उत्तरदायी था। फिर उसके बाद भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय समिति का निर्माण किया गया। मतलब जो भी भर्ती हो रही थी, जो भी ऑफिसर्स भेजे जा रहे थे, वो सब उस सब का नियंत्रण इंग्लैंड की जो महारानी थी उनके हाथों में चला गया। उसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुआ? इस अधिनियम के तहत बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और 1897 में पंजाब में विधान परिषद का गठन हुआ। तो विधान परिषद का गठन जो पंजाब में 1897 में हुआ, बंगाल में 1862 में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में हुआ, तो वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ। तो इससे बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता है। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं तो हम उनको ज़्यादा नहीं, चूँकि कम पढ़ना है और जो बेहतर है वो पढ़ना है। तो उसके बाद आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है, वो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कब आया था, इसे कब पारित किया गया था? ये 1909 में पारित किया गया था, मार्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था। तो मार्ले मिंटो नाम क्यों रखा गया? तो जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, तथा जो लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम में भारत के वायसराय थे 1909 ईस्वी में। तो इसलिए इनके नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम रखा गया। लेकिन इस अधिनियम में काफ़ी विवाद हुआ, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। जो फूट डालो शासन करो की नीति की शुरुआत थी वो वहीं से की गई। तो ये काफ़ी विवादों में रहा, इसलिए इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि ये काफ़ी विवादास्पद था। लेकिन एक महत्वपूर्ण सुधार भी हुआ। 1909 के अधिनियम के तहत किस भारतीय को पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? तो किस भारतीय को किया था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा को जो है भारतीय, ये पहले भारतीय थे। तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को इकट्ठा किया जो कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो 1909 के अधिनियम के तहत जो है इन्हें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है उन्हें पहली बार वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और पृथक निर्वाचन प्रणाली, जैसा कि हमने पहले सुना कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के अंतर्गत की गई। और किसी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो चूँकि संप्रदाय को इन्होंने बांटने का, जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसे खत्म करने का प्रयास किया, चूँकि कुछ हिंदू संगठन या कुछ मुस्लिम संगठन ऐसा मांग कर रहे थे, तो लेकिन काफ़ी कम संख्या में कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि हम तभी राज कर सकते हैं यहाँ जब जो इनकी जो एकता है उसे भंग किया जाए। तो जो लॉर्ड ये मिंटो थे उन्होंने एक चाल चली और पृथक निर्वाचन प्रणाली उसे शुरू किया। काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, तो इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को। तो 1909 का जो अधिनियम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है 1919 का अधिनियम, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो हम धीरे धीरे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को देखेंगे, और ये पूरी सीरीज चलेगी जो भी भारतीय संविधान की, और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जो भी 1919 के अधिनियम है या फिर उसके आगे जो भी है, तो कल जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है संविधान से संबंधित उसे खत्म करने का प्रयास करेंगे, और उसके आगे जो संविधान का जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो उसे देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।